आज की कहानी हमें भेजी है अली रज़ा ने, जो लाहौर के इचरा इलाके के रहने वाले हैं। ये वाकया उनके साथ तकरीबन 5-6 साल पहले वाक़ हुआ। उन्होंने हमें तफसील से लिखकर भेजा ताकि लोगों के लिए ये एक सबक बन सके। अली कहते हैं कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उनके साथ पेश आएगा। मेरी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह दुकान खोलना, रात को बंद करना, बीच में कभी दोस्तों के साथ चाय पी लेना, यही मेरी दिनचर्या थी। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थीं। मैं अक्सर सोचता था कि जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी, मेहनत, घर और परिवार। लेकिन फिर 2018 का वो साल आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये गर्मियों का मौसम था। लाहौर की गर्मी वैसे ही मशहूर है। दिन में सूरज आग उगलता है और रात को भी हवा गर्म ही रहती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। मैंने दुकान बंद की। लोहे का शटर खींचते ही उसकी चरमराहट गली में गूंज उठी। आसपास दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। किसी ने ताला लगाया, किसी ने बत्ती बुझाई। उस वक्त आसमान पर हल्का सा अंधेरा छा चुका था। घर पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे। एक मुख्य सड़क से, जहां रिक्शे, मोटरसाइकिलें और लोगों की चहल पहल रहती थी। दूसरा एक पुरानी तंग गली से, जहां सन्नाटा, अंधेरा और वीरानी थी। लोग अक्सर कहते थे कि उस गली में मत जाना। वहां एक पुराना मकान है जहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। मगर मैं उन बातों को अंधविश्वास समझता था। मुझे लगता था कि लोग हर पुराने खंडहर के साथ भूत प्रेत की कहानियां जोड़ देते हैं। उस दिन थकान इतनी थी कि मैंने सोचा, चलो छोटा रास्ता ले लेते हैं, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, पहली ही सांस में लगा कि हवा का मिजाज बदल गया है। मुख्य सड़क पर, जहां गाड़ियों की आवाजें और लोगों की गहमागहमी थी, यहां बिल्कुल खामोशी थी। मेरे जूतों की आहट खुद मुझे अजनबी लगी। गली इतनी तंग थी कि दोनों तरफ पुराने मकानों की दीवारें झुकी हुई लगती थीं। कहीं ईंटें टूटी थीं, कहीं प्लास्टर झड़ चुका था। गली के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान था, जर्जर और वीरान। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां सलाखों जैसी जंग लगी ग्रिल से बंद थीं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। ऊपर छत से झूलती टूटी टीन हवा से खड़क रही थी। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन दिल अजीब तरह से वहीं टिक गया, जैसे कुछ मुझे देखने पर मजबूर कर रहा हो। अचानक उसी मकान के भीतर से एक कराहने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई औरत धीरे धीरे दर्द में सिसक रही हो। मेरे कदम थम गए। मैं पसीने से भीग गया। गर्मी के बावजूद मेरी पीठ पर ठंडी लहर दौड़ गई। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो। मैंने अपने कदम तेज किए और दिल ही दिल में कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, इन सब बेकार ख्यालों में फंसना ठीक नहीं। लेकिन अभी मैं मुश्किल से 5 कदम ही बढ़ा था कि वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और साफ। मदद करो, कोई है। मेरे सीने में सांस जैसे अटक गई। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था लोग सुन लेंगे। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर दौड़ा और गली पार करके मुख्य सड़क पर आ गया। जैसे ही भीड़भाड़ वाले रास्ते पर पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। लेकिन मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, मदद करो, कोई है। मैं घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा आज इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने टालते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस गर्मी की वजह से तबीयत भारी है। रात को मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही मकान नजर आता, वही टूटा दरवाजा, वही खिड़कियां और वही आवाज। करीब 3 बजे रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है, धुंधला सा काला सा साया। मैं घबरा कर उठ बैठा और बत्ती जला दी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को बहुत समझाया कि यह सब थकान और वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर घर कर गया था, और वो डर अगले दिन हकीकत में बदलने वाला था। पहली रात मैं जैसे तैसे सो गया, मगर सुबह उठते ही दिमाग भारी था। मुझे लगा
शायद पिछली रात का सब कुछ वहम था। आदमी जब थका होता है तो कभी कभी आंखें धोखा दे जाती हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस गली की तस्वीर दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैंने खुद से कहा, आज मैं फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। इस बार ध्यान से देखूंगा कि आखिर मामला है क्या। दिन भर दुकान पर काम करते करते मैं उस वाक्य को भूलने की कोशिश करता रहा। ग्राहक आते जाते रहे, मैंने हंसकर बातें भी की, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को जब दुकान बंद करने का वक्त आया, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। लोहे का शटर गिराते ही मुझे वो रात याद आ गई। मैंने खुद को समझाया, अगर आज भी डर गया तो सारी उम्र इसी डर में रहूंगा। मैंने अपने कदम उसी पुरानी गली की तरफ मोड़ दी। गली वैसी ही वीरान थी, हवा में वही भारीपन था। मैं धीरे धीरे चलता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस मकान के पास पहुंचा तो रुक गया। मकान पहले जैसा ही था, जर्जर, टूटा हुआ, खिड़कियों पर जंग लगी ग्रिल और दरवाजा टेढ़ा सा लटकता हुआ। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, देखते हैं इस बार कुछ सुनाई देता है या नहीं। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, भीतर से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैं चौंक गया। दिल की धड़कन गले तक आ गई। कदम पीछे खींचने ही वाला था कि दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाते हुए अपने आप खुल गया। अंधेरे से भरी उस कोठरी जैसी जगह से ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे अंदर कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे कोई साया फर्श से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। मैं जम गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। वो साया धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गया और तभी अंदर से वही आवाज गूंजी, मदद करो, कोई है। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल कान के पास बोल रहा हो। मैं चीख भी नहीं सका। मेरे पैर अपने आप दौड़ने लगे। गली से भागकर सीधे मुख्य सड़क पर आ गया। वहां रोशनी थी, लोग थे, मगर मेरी सांसें बेकाबू थीं। मैं पसीने में तरबतर था, हाथ कांप रहे थे। लोग मुझे घूरने लगे कि ये किस हाल में दौड़ता हुआ आया है। किसी ने पूछा भी, भाई सब ठीक तो है। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से घर की तरफ चल पड़ा। नींद टूटी फूटी आई। सपने में मैंने देखा कि मैं उस मकान के अंदर खड़ा हूं। चारों तरफ अंधेरा है, ठंडी है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत थी, चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें गहरी काली और बाल बिखरे हुए। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। मैं चीखकर उठ बैठा। पसीना टपक रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की बत्ती जलाई तो देखा खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा से हिल रहे थे, लेकिन खिड़की मैंने खुद शाम को बंद की थी। सुबह तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी। अब यह यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ वहम का नहीं है। कुछ था उस मकान में, कुछ ऐसा जो मुझे पुकार रहा था, और मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अली रजा कहते हैं, दूसरी रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। नींद में वो औरत, उसके बाल, उसकी आंखें, सब मेरे जहन में घर कर गए थे। दिन में भी उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। मैंने खुद को लाख समझाया, लेकिन दिल से एक आवाज आ रही थी, ये औरत कोई वहम नहीं है, ये सच है। मैंने अपने दो दोस्तों फैज और सलीम को सब कुछ बता दिया। दोनों पहले हंसे, ओए अली तू भी ना पुराना खंडहर देखकर डर गया होगा। लेकिन जब मैंने उन्हें अपने सपनों का जिक्र किया तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। फैज बोला, यार ऐसे मकान अक्सर किसी न किसी हादसे से जुड़े होते हैं, हो सकता है कोई औरत वाकई वहां मरी हो। सलीम ने कहा, या तो तू उसका वहम पाल बैठा है या फिर वाकई तुझसे कुछ कहना चाहती है। उनकी बातें सुनकर मेरा शक और गहरा गया। अगले दिन मैंने दुकान जल्दी बंद की और उसी गली में गया, लेकिन इस बार मकान के सामने जाने से पहले गली के कोने पर बैठने वाले एक बुजुर्ग से बात की। वो सफेद दाढ़ी वाले, झुर्रियों भरे चेहरे के बुजुर्ग थे। अक्सर लोग कहते थे कि उन्हें इलाके के हर मकान का इतिहास मालूम है। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी ये पुराना मकान किसका है। उन्होंने चुपचाप मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। धीरे से बोले, बेटा इस मकान का जिक्र मत कर, इसमें सुकून नहीं, सिर्फ आहें हैं।
मैंने हिम्मत जुटाई और फिर पूछा। तब उन्होंने धीरे धीरे बताया। कई साल पहले इस मकान में एक औरत रहती थी। उसका नाम सायरा था। उसका शौहर बहुत जालिम था। आए दिन उसे पीटता, घर में बंद रखता। एक रात दोनों में लड़ाई हुई और फिर किसी ने सायरा को जिंदा नहीं देखा। लोग कहते हैं कि उसकी चीखें आज भी इस मकान में गूंजती हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे सपने और वो आवाज सब उसी औरत से जुड़ा है। मैं घर पहुंचा, लेकिन उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। कमरा अंधेरा था और खिड़की से आती हवा डरावनी आवाज कर रही थी। अचानक फिर वही आवाज आई, मदद करो, कोई है। मैंने चौंक कर देखा। इस बार आवाज मेरे कमरे के अंदर से आई थी। मैंने हिम्मत करके चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे के कोने में वही साया खड़ा था। औरत का वही रूप, बिखरे बाल, काली आंखें और फीका चेहरा। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करो। मेरी सांस रुक गई। आवाज निकल ही नहीं रही थी। मैं पसीने से तरबतर था। अचानक वो औरत गायब हो गई, लेकिन कमरे की हवा अब भी भारी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मौजूद हो। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया। ये मामला अब सिर्फ डर का नहीं था, ये एक सच्चाई थी, और शायद वो औरत मुझसे मदद चाहती थी। मैंने ठान लिया कि इस मकान का राज खोलकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अंदर जाना पड़े या उस औरत के अतीत तक पहुंचना पड़े। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच्चाई की ये तलाश मेरी जिंदगी को और भी डरावना बना देगी। अली रजा कहते हैं, सुबह जब आंख खुली तो नींद अधूरी थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, मुझे उस मकान के अंदर जाना ही होगा। डर तो बहुत था, लेकिन उस औरत की आवाज अब मुझे चैन से जीने ही नहीं दे रही थी। वो पुकार, वो मदद करो, हर पल मेरे कानों में गूंजती रहती। मैंने अपने दोस्तों फैज और सलीम को दोबारा बुलाया। दोनों मेरी हालत देखकर हैरान रह गए। फैज ने कहा, अली, तू दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है। ये मामला साधारण नहीं है। अगर मकान के अंदर जाना ही है तो हम तेरे साथ चलेंगे। सलीम भी मान गया। हम तीनों ने तय किया कि अगले दिन शाम को जब अंधेरा गिरने लगेगा, हम मकान के अंदर जाएंगे। अगले दिन हम तीनों उस गली में पहुंचे। गली हमेशा की तरह वीरान थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। मकान के दरवाजे के सामने आकर हम रुक गए। दरवाजा टेढ़ा सा लटक रहा था। लकड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर धक्का दिया। ची ची की आवाज करते हुए दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंधेरा था, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि हमें सांस रोकनी पड़ी। हम तीनों टॉर्च लेकर अंदर दाखिल हुए। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जगह जगह जाले लटके हुए थे। दीवारों पर नमी और दरारें थीं। जैसे ही हम अंदर बढ़े, हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर ऐसी चला दिया हो, जबकि दरवाजे खिड़कियां सब टूटे पड़े थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हम तीनों रुक गए। फैज ने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर हो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी जगह जगह से टूटी हुई और हर कदम पर ची छी की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर हमने पहला कमरा खोला। कमरे में टूटी फूटी चारपाई, एक अलमारी और बिखरे हुए बर्तन पड़े थे। दीवार पर धूल भरी एक तस्वीर टंगी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। तस्वीर एक औरत की थी। चेहरा वही था जो मैंने सपने में देखा था। बिखरे बाल, गहरी आंखें, वही शक्ल। मैं चीख पड़ा, यही है, यही औरत है जिसने मुझे पुकारा था। सलीम और फैज भी घबरा गए। तभी कमरे के कोने में कुछ हिलने लगा। हमने टॉर्च वहां डाली तो साफ देखा कि एक काला सा साया दीवार पर फिसलता हुआ चला गया। सलीम डर के मारे बोला, चलो चलो यहां से। लेकिन मेरे कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है। हम अगले कमरे में गए। जैसे ही दरवाजा खोला, जमीन पर लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए। वो धब्बे सूख चुके थे, लेकिन साफ लग रहा था कि वो कभी खून थे। फैज की टॉर्च कांपने लगी। वो बुदबुदाया, यार, यहां सचमुच कुछ हुआ है। हमने अभी ठीक से कमरे को देखा भी नहीं था कि अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया।
अंधेरे में हमें सिर्फ अपनी सांसों और धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के बीचों बीच वही औरत दिखाई दी। उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम क्यों आए हो यहां? भाग जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। फैज और सलीम डर के मारे चीख पड़े। मैं पत्थर की तरह जम गया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की का शीशा टूटकर गिर पड़ा। हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और हम भागते हुए नीचे आए। सीढ़ियां उतरते वक्त हमें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे दौड़ रहा हो। आखिरकार हम मकान से बाहर निकल आए। गली में आते ही हमें लगा जैसे सांस वापस आ गई हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। अली रजा कहते हैं, उस रात के बाद मैं चैन से नहीं बैठ सका। गली में लोग अब मुझसे कतराने लगे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि मैंने उस मकान के अंदर जाने की कोशिश की है। बुजुर्ग भी मुझे देखकर सिर हिलाते और कहते, बेटा, वो जगह तेरे बस की नहीं। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे रोक नहीं रही थी। वो औरत हर रोज मेरे सपनों में आती और कहती, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे दफनाओ, मेरी सच्चाई लोगों को बताओ। मैंने फैज और सलीम को फिर बुलाया। दोनों बहुत डरे हुए थे और दोबारा उस मकान के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सच जानना चाहता हूं तो अकेले ही कदम बढ़ाना होगा। मैंने पुराने इलाके के रजिस्टर और दस्तावेज खंगालने शुरू किए। मुझे तहसील के एक पुराने रिकॉर्ड ऑफिस में उस मकान का जिक्र मिला। वहां लिखा था, मकान मालिक का नाम था नसीर अहमद, उसकी बीवी का नाम था सायरा। साल 1987 में अचानक खबर फैली कि सायरा गायब हो गई है। नसीर ने कहा कि सायरा अपने मायके चली गई, लेकिन मायके वालों ने साफ इनकार किया। पुलिस रिपोर्ट हुई, लेकिन सबूत न मिलने पर मामला बंद कर दिया गया। मैं उसी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के पास गया। इस बार मैंने उनसे सख्ती से पूछा, बाबा जी, मुझे पूरी सच्चाई बताइए, सायरा के साथ क्या हुआ था? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस रात नसीर ने शराब पी थी, दोनों में लड़ाई हुई। सायरा चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नसीर ने उसे इतना पीटा कि वो वहीं मर गई। फिर उसने उसकी लाश उसी मकान के तहखाने में दफना दी। होश उड़ गए। मतलब जिस घर में मैं गया था वहां अब भी उस औरत की लाश मौजूद थी। मैंने हिम्मत की और रात के वक्त दोबारा मकान के अंदर गया। इस बार टॉर्च और फावड़ा साथ ले गया। तहखाने का दरवाजा जंग खाए ताले से बंद था। मैंने बड़ी मुश्किल से ताला तोड़ा। अंदर घुप अंधेरा और बदबू फैली हुई थी। फर्श की मिट्टी बहुत अजीब सी लग रही थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। मैंने खोदना शुरू किया। कुछ ही देर बाद मिट्टी से कपड़े का टुकड़ा निकला, फिर हड्डियां। मैं कांप गया। ये सच था, सायरा की लाश यहीं दफन थी। अचानक पूरे तहखाने में ठंडी हवा चलने लगी। मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में मैंने साफ देखा, सायरा की रूह मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, शुक्रिया, अब मैं चैन से जा सकती हूं। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने अगले दिन पुलिस को सूचना दी। मकान की खुदाई हुई और लाश बरामद हो गई। मामला दोबारा खोला गया और सबको पता चल गया कि सायरा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि कत्ल था। उस दिन के बाद से वो मकान वीरान ही रहा, लेकिन मैंने कभी दोबारा वहां कोई परछाई नहीं देखी। सायरा की रूह को आखिरकार इंसाफ और सुकून मिल गया। आज भी जब मैं उस गली से गुजरता हूं तो मकान को देखता हूं। दिल में डर नहीं आता, बल्कि एक बोझ हल्का महसूस होता है, जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। लेकिन अब वो निगाहें खौफनाक नहीं, बल्कि दुआओं से भरी हुई हैं।